वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एग्जाम्स के बारे में। टीचिंग एग्जाम्स जो हैं, जो अभी इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइवेट सेक्शन में पढ़ाना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्शन में पढ़ाना चाहते हैं तो कौन कौन से एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, कौन कौन से आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें क्या क्राइटेरिया है, वहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, और आपको उनके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मतलब कौन कौन सी डिग्रियाँ आपको चाहिए, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्शंस की। अगर आप किसी टीचिंग में सेक्शन में जाना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो आप अगर प्राइवेट सेक्शंस में जाना चाहते हैं, प्राइवेटली कहीं जॉब करना चाहते हैं टीचिंग में, तो आपको क्या करना है, आपकी जो सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे आपकी मास्टरी होनी बहुत ज़रूरी है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सकें, उनके साथ जो है एक अपना संबंध मतलब अपना एक इंटरेक्शन के थ्रू उनके माइंड तक आप पहुंच सके। तो साथ ही साथ जब कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मीन्स साइकोलॉजी के चाइल्ड डेवलपमेंट में जो साइकोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन है वो आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो प्राइवेट जॉब्स के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मास्टरी होनी चाहिए आपको अपने कंटेंट पे या अपने सब्जेक्ट पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की जो थोड़ी नॉलेज है साइकोलॉजी की वो होनी चाहिए। बट अगर यहाँ पे ये चीज़ें सफिशेंट हैं, यहाँ पे कुछ अलग से हमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा वहाँ पे, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आप प्राइवेट सेक्शंस के लिए प्राइवेट सेक्शन में आपको जॉब मिल जाएगी। बट अगर आप गवर्नमेंट में कहीं जॉब करना चाहते हैं तब आपको क्या क्या चाहिए। अब हम गवर्नमेंट कौन कौन से फॉर्म निकालती है या कौन कौन से सरकारी जॉब्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केवीएस की। अगर आप केवीएस में जॉब करना चाहते हैं, केवीएस में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपको बैचलर डिग्री चाहिए। सबसे पहले आपको केवीएस में अप्लाई करने के लिए एक बैचलर डिग्री चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ आपको 50% मार्क्स भी चाहिए। बैचलर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी बात, आपको चाहिए सीटेट क्वालिफाइड चाहिए आपको। पहले हम बात कर लेते हैं बीएड की। सीटेट से पहले आपका बीएड जो है वो होना चाहिए। आप बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट होना चाहिए। सीटेट लेवल 1 एंड लेवल 2, मतलब दोनों जो हैं डिपेंड करता है आप जो है वो कौन से सेक्शन में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप पीआरटी में अप्लाई करना चाहते हैं प्राइमरी सेक्शंस में, तो आपको लेवल 1, यहाँ पे लेवल 1 की बात की है कि सीटेट का जो लेवल 1 है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लेवल 2 की बात कर लेंगे। लेवल 2 जो है वो 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए करवाया जाता है, और अगर आपका लेवल 2 क्लियर है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीटेट 1 लेवल 1 और सीटेट लेवल 2 दोनों ही आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे आपकी सीटेट जो है, यहाँ पे भी सीटेट मांगा था लेवल 2 का, और यहाँ पे आपको सीटेट नहीं चाहिए पीजीटी के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो केवीएस में आप प्राइमरी सेक्शंस पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स होनी चाहिए और बीएड भी होनी चाहिए, प्लस सीटेट के आप जिस सेक्शन में अप्लाई करना चाहिए उस सेक्शन का आपके पास सीटेट क्वालिफाई क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एनवीएस की। एनवीएस में अगर हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय, ये थी केंद्रीय विद्यालय की बात। अब हम बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय में क्या क्या चाहिए आपको। नवोदय के लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, प्लस आपके पास
बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री प्लस आपके पास सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पे है कि आपके पास सीटेट जो है, सीटेट लेवल 1 फॉर पीआरटी एंड सीटेट लेवल 2 फॉर पीजीटी के लिए चाहिए। पीजीटी के लिए यहाँ पे भी कोई भी सीटेट नहीं मांगा गया है, यहाँ पे सीटेट नहीं मांगा गया है, तो यहाँ पे जो है पीजीटी के लिए सीटेट नहीं चाहिए। अब सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी, केवीएस, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे जब आप केवीएस का फॉर्म भरेंगे, हम इसको और लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं कि आपको केवीएस का पेपर किस तरह का आता है और एनवीएस का पेपर कैसा आता है। जो केवीएस का होगा वो सिर्फ एक जनरल पेपर होता है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा जाता, जो भी जनरल चीज़ें होती हैं वही पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे और थोड़ी जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से पेपर सेट किया जाता है। पर अगर एनवीएस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे, एक जनरल पेपर होगा जो जैसे हमने केवीएस में डिसाइड किया, केवीएस में अभी डिस्कस किया, हिंदी, इंग्लिश, जनरल रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस के बारे में। और एनवीएस में दूसरा पेपर भी होता है, सेकंड पेपर भी है, उसमें जो है आपके सब्जेक्ट का, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो एनवीएस के 2 पेपर हैं, यहाँ पे सिर्फ पेपर एक ही पेपर लिया जाएगा आपसे, यहाँ पे पेपर 1 ही लिया जाएगा और यहाँ पे पेपर 1 और 2, पेपर 1 एंड 2 दोनों लिए जाते हैं, तो ये डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको दिल्ली में आपको जॉब चाहिए तो आपको क्या करना है। आपको दिल्ली में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी डीएसएसबी में, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है वो एक अच्छी जॉब प्रोवाइड कर रहा है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसमें भी आपको अपनी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ आपका बीएड या डिप्लोमा भी हो सकता है। डिप्लोमा किसी भी टीचिंग सेक्शन में आपका, जैसे डिप्लोमा है डाइट वगैरह जो करते हैं, तो डिप्लोमा का जो है वो इसमें कंसिडर किया गया है। और इसमें जो सीटेट है वो भी मांगा गया है, सेम उसी क्राइटेरिया से लेवल 1 सीटेट का लेवल 1 और सीटेट लेवल 2 जो है यहाँ मांगा गया है। अब ये जो डिप्लोमा है, जो पीजीटी है, सॉरी डिप्लोमा नहीं, जो पीजीटी है वहाँ पे यहाँ जो है वो सीटेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो सेम डीएसएसबी में भी वही क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है। यहाँ पे जो एक अलग सी चीज़ देखी गई है जो इन एग्जाम्स में नहीं है, वो ये है कि डीएसएसबी ये मांगता है कि आपके पास 10th स्टैंडर्ड में आपके पास हिंदी एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th में अगर आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट था तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको डीएसएसबी में हिंदी 10th तक होनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की। आर्मी पब्लिक स्कूल में भी बहुत लोग अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको टीचिंग जॉब वहाँ मिल जाए। तो अगर हम आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करते हैं, जो आर्मी के स्कूल्स हैं, वहाँ क्या क्या मांगते हैं। वहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ आपकी बीएड मांगते हैं और सीटेट जो है वो कंपलसरी नहीं कर रखा। यहाँ पे सीटेट कंपलसरी था तीनों जगह। यहाँ पे अगर आपके पास सीटेट क्लियर नहीं है तो आप अपना जो फॉर्म है वो भर भी नहीं सकते, अगर भर दिया तो वो वेस्ट ही है। बट यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल में आप अपना जो सीटेट अगर आपका क्लियर नहीं है, अभी तक ये रूल चल रहा था, अब आगे कुछ चेंज आ जाए तो उसका कुछ नहीं क्या कहा जा सकता। तो अभी तक ये चल रहा था कि उसमें जो है वो सीटेट नहीं मांग रहे थे, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पर वो सीटेट अगर जो क्लियर कर रखा है उसको प्रेफरेंस ये लोग भी दे रहे हैं, क्योंकि आजकल जो टीचर्स हैं वो अच्छे टीचर्स की डिमांड है, जिनकी नॉलेज अपडेटेड हो, जो अच्छी नॉलेज वाले टीचर्स हों। क्योंकि अगर सीटेट क्लियर है तो आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है और आपकी जनरल अवेयरनेस भी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको पता चल जाती है, इसीलिए सीटेट वालों को जो ये है प्रेफरेंस दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे सीटेट कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं कि सीटेट इज नॉट कंपलसरी इसने नहीं माना था, ठीक है, नॉट कंपलसरी हमने यहाँ मेंशन कर दिया, बट प्रेफरेंस जो है वो सीटेट वालों को दी जा रही है। तो प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस
जो है वो सीटेट को दी जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं, अच्छा आर्मी पब्लिक स्कूल की एक खास बात और है, यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आप अगर आपके पास है, 5 साल आप पढ़ा चुके हैं, तो आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। आप 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 10 साल है, तो आप 57 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो बढ़ा के 57 ईयर्स कर दिया गया है। तो ये जो है बहुत देखने वाली बात है कि 57 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं हम आर्मी पब्लिक स्कूल में, अगर हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ये तो हमने बात कर ली कि हम कहाँ कहाँ एक अच्छी जॉब मिल सकती है हमें। आर्मी पब्लिक स्कूल ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं कि हमें एक अच्छी टीचिंग जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म्स निकलते हैं जिनके लिए अपनी कुछ अलग क्राइटेरिया ये मांगते हैं कि हमारे स्कूल्स में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास ये सब होनी चाहिए, ये सब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो आपको एक जॉब देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ से हमें ये समझ आया है कि हमारे पास सीटेट होना बहुत ज़रूरी है। सबने जो है वो सीटेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सीटेट है वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसको हम क्लियर कैसे करें। तो ये चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे कि उसमें जो फॉर्म जो पेपर जो आएगा वो किस तरह से आता है सीटेट का। जो पुराने लोग हैं उनको सीटेट का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, वो जो है उनको सब मालूम होगा, पर जो इस फील्ड में नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो सीटेट का जो पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, और ये जो 150 क्वेश्चन है उसमें 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे। 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये 150 क्वेश्चन। अब ये 150 क्वेश्चन में कौन सी 5 कैटेगरीज हैं, अब हम वो भी देख लेते हैं। अब इसमें 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने हैं। अब ये 5 कैटेगरीज देखते हैं पहले, फिर हम देखेंगे मार्क्स को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से हम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। अब ये 5 कैटेगरीज होगी 30 + 30 + 30 + 30 एंड 30। ये 5 कैटेगरीज आपकी हैं। हिंदी, देखो फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है या आपकी जो कैटेगरी है वो हिंदी के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है। वैसे फर्स्ट पोर्शन साइकोलॉजी का आता है, यहाँ पे फर्स्ट चलो साइकोलॉजी ही मान के चलते हैं। फर्स्ट साइकोलॉजी आती है आपकी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइकोलॉजी आपको पेपर में सबसे पहले साइकोलॉजी ही देखने को मिलती है, और साइकोलॉजी के जितने भी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं अपने लिंक में, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखना, लिंक में आपके जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, जो मैंने सॉल्व्ड पेपर्स डाले हैं, आप उनको अगर सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है और उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जैसे हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे वो भी समझाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप साइकोलॉजी की वो क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर करके जाएं। उसके बाद है हिंदी की बात हम कर लेते हैं। अब हिंदी जो है लोगों को बहुत ही जनरल लगता है, बट इसमें भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये हिंदी की हो गए 30 क्वेश्चंस। उसके बाद अब 30 क्वेश्चंस की बात करते हैं जो है इंग्लिश के। अब ये 30 जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश पे पूछे जाएंगे, और यहाँ पे भी आपके पास एक स्टैंजा होगा और एक पैराग्राफ होगा जिनके क्वेश्चंस जो है आपको आंसर करने होते हैं। ये टाइम, देखो सिर्फ सारा जो सीटेट का जो काम है वो टाइम का खेल है सारा। अगर आप टाइम टू टाइम, अगर आप टाइम से अपना पूरा मैनेज करते हुए चलेंगे, हर 20-20 मिनट को, मतलब एक देखना जनरली देखा जाता है कि एक सेक्शन को 20 मिनट से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा होता, तो 20 मिनट के टाइम से अगर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप जो है वो जल्दी से अपना पेपर क्लियर कर लेंगे, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कंप्लीट ही नहीं हुआ पेपर तो ये एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है। तो आपको अपना पेपर मैक्सिमम अटेम्प्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ये आपके, अगर हम देखो सीटेट लेवल 1 की, हम अभी बात कर रहे हैं सीटेट लेवल 1 की। जो सीटेट लेवल 1 है वहां पे जो ये 60 क्वेश्चन जो बचे वो आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पूछा जाएगा एसएसटी प्लस मैथ्स
प्लस साइंस। यहाँ से जो सारा जनरल जो है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक का सारा जनरल पोर्शन यहाँ पे पूछा जाता है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैथ के आए हैं, कुछ क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आए हैं, छोटे छोटे साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये जो है 60 क्वेश्चंस, ये लेवल 1 में साइंस, मैथ्स और एसएसटी, मतलब इसमें कोई अलग से डिवीजन नहीं है कि आपके लिए कोई अलग सब्जेक्ट चूज आप करोगे और उसके हिसाब से पेपर बनेगा। ये लेवल 1 का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, तो आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। साइकोलॉजी जरूर अटेम्प्ट करनी है, साइकोलॉजी सबके लिए सेम है, हिंदी और इंग्लिश सबके लिए सेम है। बस ये यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा कि हिंदी 1 और हिंदी 2 होगा। अगर आप हिंदी 1 और हिंदी 2 का मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम क्या है, तो आपको हिंदी 1 मिलेगी और इंग्लिश 2 मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश 1 और हिंदी 2 मिलेगी। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी 2 और इंग्लिश 1 मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन इस तरह से इन्होंने सेट किया होता है। तो ये साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश सबके लिए कॉमन है, और ये जो जनरल क्वेश्चंस हैं लेवल 1 के वो भी सबके लिए कॉमन है। तो इसमें यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अब हम बात करते हैं सीटेट का, सीटेट लेवल 2 के बारे में। सीटेट लेवल 2 में भी सेम यही कैटेगरी है, यही 5 कैटेगरीज यहाँ पे हैं, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 एंड 30। ये सेम क्वेश्चन, सेम कैटेगरी यहाँ पे भी डिवाइडेड है। और ये जो सेम कैटेगरी जो डिवाइडेड है वहाँ पे जो फर्स्ट है वो सेम साइकोलॉजी का है, पोर्शन यहाँ पे पूछा जाएगा। सेम साइकोलॉजी जो है वो पेपर में सेम ही रहती है। ये नहीं होगा कि ये टफ होगी या ये आसान आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मतलब ये भी साइकोलॉजी जो पूछना चाहते हैं वो एग्जाम जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन बना रहा है। वो साइकोलॉजी के इजी बना रहा है या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल रहा है, वो उसके ऊपर है। फिर आपकी इंग्लिश, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ पे 1 to 5th लेवल की बात कर रहे हो, यहाँ पे हम 6 to 8 क्लास स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। साइकोलॉजी का बढ़ेगा या घटेगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, ये साइकोलॉजी की तरह ही पूछी जाती है। तो यह आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा, यह आपका हिंदी का पोर्शन होगा, और ये 30 और 30 क्वेश्चन ये डिपेंड करेंगे आपके सब्जेक्ट पे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे। ये 60 क्वेश्चन के जो बचे हुए 60 क्वेश्चन होते हैं, इनको इस तरह से डिवाइड किया जाता है। अगर आप साइंस के नहीं हैं, एसएसटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो ये 60 क्वेश्चंस हैं वो एसएसटी में से पूछे जाएंगे। बस ये 2 ही कैटेगरी डिवाइडेड है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे कि और कौन सा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। बस ये है कि साइंस है या आर्ट्स है, मतलब एसएसटी है, हमारे पास इन दोनों में से एक ऑप्शन ही चूज करना है। तो आपको अपनी फील्ड डिसाइड करके, आपको अपना लेवल डिसाइड करके आपको फॉर्म भरना है, सीटेट क्लियर करना है। उसके बाद जब आपका ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको एनवीएस में जाना है, केवीएस में जाना है, डीएसएसबी का फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर आप आर्मी पब्लिक स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं, या किसी वैसे ही प्राइवेट स्कूल में जॉब करना चाहते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में करना है तो सीटेट को क्वालिफाई करने की, क्लियर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने कंटेंट पे अच्छे मास्टर बन जाओ, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से चूज करो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करो, इंग्लिश अच्छी करो, हिंदी अच्छी करो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सीटेट की हमने बात कर ली। अच्छा, अब आपको ये देखना है जब आप प्रैक्टिस करने बैठें, तब आप जब एक प्रैक्टिस सेट निकालते हैं या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप करते हैं, तो कम से कम आपके 100 मार्क्स जरूर आ रहे हो। और ये 100 मार्क्स कैसे आएंगे? देखो, हमें 90 से अबव मार्क्स चाहिए। अब 90 से अबव की तो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि 100 से ज़्यादा मार्क्स हमारे आ जाए। तो 100 से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए आपको हर पोर्शन में से या हर सेक्शन, हर कैटेगरी में से कम 20 क्वेश्चंस हमें गेन करने ज़रूरी हैं। अगर हमने साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चंस गेन किए, उसके बाद हिंदी के 20 क्वेश्चंस, देन मतलब
20 क्वेश्चंस में से 20 नंबर हमने गेन कर लिए। और उसके बाद आपके इंग्लिश में भी हैं, और इस पोर्शन में से 20 और 20 40 नंबर इसमें से भी हमारे आ जाएंगे। अगर हमारे ये सारे के सारे मिलाकर 20 + 20 40 एंड 20 60, 60 + 40 100, तो ये 100 क्वेश्चंस जो है, ये 100 मार्क्स जो है, ये 100 मार्क्स हमारे कम से कम आ रहे हों जब हम प्रैक्टिस करें, तब हमें मानना चाहिए कि हम अब एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। अगर अदरवाइज, क्योंकि आजकल जो है वो इसमें भी अब क्या होगा, क्योंकि आजकल पहले तो बहुत कम लोगों का सीटेट क्लियर हो रहा था, और आजकल हर मतलब बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पहले सामान्यता से ज़्यादा जो है वो आजकल लोग सीटेट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है ऑनलाइन क्लासेस हैं या जो भी यूट्यूब चैनल्स जो पढ़ा रहे हैं, तो उनसे उनके थ्रू बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ी है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है सीटेट क्लियर कर रहे हैं। तो हो सकता है अब इसमें भी मेरिट डिसाइड कर दी जाए, तो कौन से हो मतलब 90 से अबव ले रहे थे पहले, अब वो हो सकता है इसमें भी मेरिट डिसाइड कर लें कि 100 से ऊपर वालों को या 110 से ऊपर वालों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ये भी एक हो सकता है क्राइटेरिया। ठीक है, तो हमें जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन करने हैं सीटेट के लिए। अगर आपके सीटेट में इस तरह से मार्क्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत जल्दी सीटेट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हुई स्कूलों की बात। अगर हम बात करते हैं, अगर हम कॉलेजेस पढ़ाना चाहते हैं तब हम क्या करें। तब हमें देखो कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। देखो, टीचिंग सिर्फ स्कूल में तो नहीं होती, कॉलेजों में भी टीचिंग हो रही है, पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कॉलेजेस की। अगर हम कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए। सबसे पहले आपकी मास्टरी, जो भी है आपका मास्टर डिग्री चाहिए आपको। मास्टर डिग्री होने के बाद आपका नेट, उस सब्जेक्ट में नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, नेट क्वालिफाई आप होने चाहिए। नेट क्वालिफाई अगर आप हैं और अगर आपके पास पीएचडी है तो भी आप या तो नेट क्वालिफाई हो कम से कम, तब आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं कॉलेज में, या आपके पास पीएचडी डिग्री है, ठीक है, या आपके पास पीएचडी की डिग्री है, तब आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई मतलब अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये देखो, ये कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। देखो, यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री है फिजिक्स में और आपका जो नेट क्वालिफाई भी फिजिक्स में ही होना चाहिए, ये नहीं है ये किसी और सब्जेक्ट में क्वालिफाई और आप अपनी डिग्री किसी और सब्जेक्ट में लेके बैठे हुए हैं। सेम सब्जेक्ट में आप अपना नेट क्वालिफाई करें और उसके बाद आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जैसे देखा कि सीटेट का जो पेपर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था स्कूल्स के लिए, बट यहाँ पे क्या है कि नेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेट का जो एग्ज़ाम है, नेट का जो एग्ज़ाम है वो कैसे क्लियर किया जाए, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा जनरल व्यू लेते हैं। उसके बाद हम अगर आप चाहेंगे कि आप इसको नेट को अच्छे से एक्सप्लेन करो तो हम एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज अब एक जनरल व्यू ले लेते हैं इसका कि जो नेट के एग्ज़ाम में 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 पेपर 1 जो है, पेपर 1 में जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ये 50 क्वेश्चंस हैं इसकी 10 कैटेगरीज हैं, 10 कैटेगरीज हैं इसकी, और ये जो 10 कैटेगरी हैं ये हर कैटेगरी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 10 20, वो 5 10 50, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम इसको पेपर 1 को डिस्कस करें, कौन कौन सी कैटेगरीज में कैसे कैसे पेपर आता है, तो हम वो भी करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये चीज़ समझनी है कि नहीं समझनी है। ओके, तो आप अपना रिस्पॉन्स जो है मुझे देते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए किस तरह से आगे टॉपिक सेलेक्ट करके आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप पेपर 2 जो है, देखो पेपर 2 में लेवल 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट से, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे अभी हमने बात की फिजिक्स की, तो यहाँ पे फिजिक्स अगर आपने कर रखा था डिसाइड, तो आपके फिजिक्स में ही आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये अगर लेवल पेपर 1 और पेपर 2, अब यहाँ पे जो है दोनों को मिलाकर जो आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स
जो भी आपके टोटल मार्क्स आप अचीव करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जैसे सीटेट में था कि 150 में से 90 मार्क्स आपको गेन करने थे और इससे ऊपर वाले सारे क्लियर माने जा रहे हैं। पर नेट में ऐसा नहीं है। नेट में जो होता है वो मेरिट के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो भी अबव 6%, अबव 6% मीन्स हम कह सकते हैं जैसे हमारे बच्चों के जो मार्क्स थे वो लोवेस्ट तो कितने भी हो सकते हैं, 10% से बच्चों के लेकर 80% तक बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो यहाँ जो 80% है उससे 6% तक, 6% नीचे तक, अब वो 6% हो सकता है सबके 79.4, 79.5, 79, मतलब कितने भी, मतलब यहाँ से ऊपर इसके जस्ट नीचे जो 6% के बच्चे जो होंगे, मतलब हम कह सकते हैं पूरी क्रीमी लेयर जो होती है सबसे ऊपर, सबसे अच्छे बच्चों की जो क्रीमी लेयर होगी, या जो मेरिट में जो सबसे ऊपर आएंगे बच्चे, वहाँ वो उसको जो है उनको क्वालिफाइड कर देते हैं, मतलब उनको क्लियर कर देते हैं, उनको घोषित कर देते हैं कि ये क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड है। तो आपके लिए, आपको यहाँ पे नेट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है और इसमें जो है वो मेरिट बनाई जाती है। तो आज हमने डिस्कस किया कि जो टीचिंग एग्ज़ाम्स, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, स्कूल में जाना चाहते हैं या कॉलेज में जाना चाहते हैं, और कौन कौन सी फील्ड आपके लिए मतलब एक रास्ता आपको दिखा दिया कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, और आप जो है इस प्रिपरेशन को किस तरह से अपनी एक लाइन, एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।